हेलो फ्रेंड्स, शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के लास्ट 5 वीडियोस में हमने शेयर फोर्स बेंडिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। फिर मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कैंटिलीवर बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था। मतलब डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को भी डिस्कस किया था। आज इस 6th पार्ट में हम शेयर फोर्स डायग्राम अगर गिवन हो और उससे आपको लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करना हो तो किस तरह से बनाया जाता है, आज हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन, फॉर ए बीम 12 मीटर लॉन्ग सपोर्टेड एट ए एंड एफ, शेयर फोर्स डायग्राम इज शोन इन फिगर। ड्रॉ द लोडिंग एंड बेंडिंग डायग्राम फॉर द बीम। व्हाट इज द वैल्यू एंड पोजिशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें पूछी हैं। क्या क्या पूछा है कि शेयर फोर्स डायग्राम गिवन है, उसे लोडिंग डायग्राम बनाना है, उसके बाद उस लोडिंग डायग्राम से हम बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या हो, कहाँ पे होगा वो मुझे बताना है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये आपको एक शेयर फोर्स डायग्राम गिवन है। अब इस डायग्राम को देख के मुझे पता चलता है कि ये वाला जो पोर्शन है, मतलब एसी पोर्शन, यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब एसी पोर्शन के ऊपर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे सडन चेंज हुआ, जो सी पॉइंट है वहाँ पे सडन चेंज हुआ शेयर फोर्स डायग्राम में, मतलब वहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा होगा। क्लियर। इसी तरह से इस डी पॉइंट पे भी सडन चेंज है, मतलब यहाँ पे भी पॉइंट लोड होगा या रिएक्शन होगी। इसी तरह से इस एफ पॉइंट पे भी सडन चेंज है कि इस साइड पे 5 वैल्यू है और लेफ्ट साइड पे 17 है, -17, मतलब यहाँ पे भी सडन चेंज है, मतलब यहाँ पे भी पॉइंट लोड लगा होगा। क्लियर। अब ये जो सी डी पोर्शन है, यहाँ पे जो शेयर फोर्स कर्व है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है, और लीनियरली वेरी कर रहा है, इस कारण से इस CD पोर्शन के ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे DE पोर्शन पे भी यूडीएल होगा, क्योंकि इस DE पोर्शन में भी शेयर फोर्स कर्व लीनियरली वेरी कर रहा है। क्लियर। मतलब यहाँ पे पॉइंट लोड है और यूडीएल एक्ट कर रहा है। क्लियर। अब शुरुआत करते हैं और लोडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो मैंने हेडिंग डाली, स्टेप 1 में हम लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स एट अ सेक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन। ठीक है, ये हमें कंसेप्ट पता है, इसको हमने ड्राइव भी किया हुआ है। ठीक है, मतलब dF/dx इज इक्वल टू -W। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ये बताता है कि लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्लियर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि dF/dx की वैल्यू अगर नेगेटिव आए मतलब वो डाउनवर्ड लोड है, और अगर पॉजिटिव है मतलब वो अपवर्ड लोड लग रहा होगा। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, शेयर फोर्स एट सेक्शन ए। अगर शेयर फोर्स एट सेक्शन ए की बात करता हूँ तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे मैं शेयर फोर्स या DS बोलता हूँ, DS एट पॉइंट ए। ठीक है, तो जस्ट राइट पे वैल्यू कितनी है 11, और ए के जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू कितनी है 0, मतलब ये आया +11 किलो न्यूटन, और +11 किलो न्यूटन आया मतलब ये अपवर्ड होगा, ये अपवर्ड है। मैंने कहा ना कि अगर नेगेटिव आएगा मतलब डाउनवर्ड है, और पॉजिटिव आता है मतलब अपवर्ड है। क्लियर। तो आपने DF की वैल्यू, DF में उसको मैंने यहाँ पे DSA बोल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब A और C के बीच में तो कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि शेयर फोर्स कर्व जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब C पॉइंट पे आई है, और C पॉइंट पे जब आए तो आपको पता चला कि वहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सडन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखता हूँ DSC। C पॉइंट पे क्या हो रहा है, जस्ट राइट पे 5 है, और जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू जो है वो 11, ये वैल्यू आई -6 किलो न्यूटन, और -6 किलो न्यूटन आया मतलब डाउनवर्ड लोड। क्लियर। मैंने कहा कि अगर नेगेटिव साइन आता है मतलब उस पॉइंट पे डाउनवर्ड लोड लग रहा है। क्लियर। तो ये आ गया। अब
आगे चलते हैं, अब C और D की बात करते हैं कि C D के बीच पे क्या लोड लग रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DS और CD पोर्शन की बात करते हैं कि CD पोर्शन में क्या हो रहा है। तो देखिए D पॉइंट पे जो वैल्यू है, D के जस्ट लेफ्ट पे, वो वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। और C के जस्ट राइट पे जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है +5, ठीक है। दिस इज -8 और ये CD पोर्शन पे है, मतलब इसके dx कितना है इसके नीचे, ये 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो -2 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL एक्ट कर रहा है इस CD पोर्शन में, ठीक है। और माइनस है मतलब ये डाउनवर्ड है। क्लियर, समझ में आइए कैसे निकाला आपने। मैंने कहा कि CD पोर्शन पे UDL एक्ट कर रहा है, तो मैंने इसको लिखा DS CD, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला लिखा है dF/dx = -W। क्लियर, तो मुझे तो dF/dx की वैल्यू देखना है, पॉजिटिव आएगी तो वो जो होगा वो फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और अगर नेगेटिव आएगी मतलब डाउनवर्ड कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो एक पॉइंट ये स्पैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इससे आपने डिवाइड किया, ठीक है। अब डी पॉइंट पे आइए, तो DS, मैं डी पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है। तो डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू कितनी है, -3, और जस्ट राइट पे वैल्यू है 13, -13, तो ये -13 -3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये आया आप 3 -10 किलो न्यूटन, -10 किलो न्यूटन आया, मतलब ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है। -10 किलो न्यूटन आया, देखिए यहाँ पे -3 और ये कितना -13, तो -13 मैंने कहा ना राइट साइड वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस करिए, तो D के जस्ट राइट पे वैल्यू कितनी है, -13, और D के जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू कितनी है, -3, तो मैंने क्या लिखा, -13 -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -10 आ गया। क्लियर, अब आगे चलिए और DE की बात करते हैं कि DE के बीच में क्या है, तो मैं लिखता हूँ DS DE, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2। क्लियर, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना है, -17, तो -17 -13, ठीक है, अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, -4/2 मीन्स -2 किलो न्यूटन पर मीटर, और -2 है मतलब ये डाउनवर्ड है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, और EF के बीच में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो शेयर फोर्स कर्व जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर, अब अपन F की बात करते हैं, तो DS एट पॉइंट F, अब देखिए F के जस्ट लेफ्ट वैल्यू कितनी है, -17, और F के जस्ट राइट पे वैल्यू कितनी है, +5, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट लोड लग रहा है या रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे लिखता हूँ +5 माइनस, जस्ट राइट में से लेफ्ट को माइनस करना, -70 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, प्लस और ये 5 मतलब +22 किलो न्यूटन का मतलब है कि ये अपवर्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इस F और B के बीच में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर फोर्स कर्व है वो कांस्टेंट है। बस इतना मुझे पता है कि अब B पॉइंट पे कुछ लोड एक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सडन चेंज है। तो बस एक आखिरी पॉइंट और देखते हैं, DS एट पॉइंट B। अब B के जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू कितनी है, +5, और B के जस्ट राइट पे 0, मतलब 0 - 5, तो ये वैल्यू आ गई -5 किलो न्यूटन, और -5 किलो न्यूटन आया मतलब डाउनवर्ड। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए, जो डाउनवर्ड लोड हैं उनको स्पैन के ऊपर लगा दीजिए, मतलब बीम के ऊपर एक्ट करेंगे वो, और जो अपवर्ड है मतलब वो रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो देखिए, अब अपवर्ड फोर्स कौन सा आया था, A पॉइंट पे आया, मतलब ये जो पॉइंट है इस पे ये जो रिएक्शन है दिस इज VA, और VA इज इक्वल टू कितना होगा, 11।
11 किलो न्यूटन। क्लियर। अब जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे कितने का है, 6 किलो न्यूटन का, और वो है डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट लोड होगा, ये 6 किलो न्यूटन का, दिस इज 6 किलो न्यूटन। क्लियर। अब जो सी डी पोर्शन है उस पर यूडी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सी डी पोर्शन पे यूडी लगा दीजिए। ये कितने का है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। क्लियर। और डी पॉइंट पे एक डाउनवर्ड लोड लग रहा है, कितने का, 10 किलो न्यूटन का, तो ये भी लगा दीजिए यहाँ पे, दिस इज 10 किलो न्यूटन। ठीक है। अब डी ई पोर्शन की बात करते हैं, तो डी पोर्शन पे भी यूडी लग रहा है, कितने का, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, वो भी डाउनवर्ड है। तो ये मैंने डी ई पोर्शन पे भी लोड लगा दिया, दिस इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर। अब एफ पॉइंट पे आते हैं, तो एफ पे अपवर्ड लोड लग रहा है, अपवर्ड लोड लग रहा है, मतलब वो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ वी एफ विच इज इक्वल टू 22 किलो न्यूटन। ठीक है। और बी पॉइंट पे एक डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो ये लोड लगा दीजिए, और वो कितने का है, वो 5 किलो न्यूटन का। ठीक है। तो ये आपका लोडिंग डायग्राम बन गया, दिस इज लोडिंग डायग्राम। ठीक है। पॉइंट्स मार्क करना है तो पॉइंट्स मार्क कर दीजिए, दिस इज पॉइंट ए, ये सी, डी, ये ई पॉइंट है, दिस इज पॉइंट एफ, एंड दिस इज पॉइंट बी। तो शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है, मैंने उसकी बात की। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और अगर डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब वो अपवर्ड लोड को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब वो डाउनवर्ड लोड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब स्टेप 2 में हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने स्टेप 2 लिखा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब एक सिरे से स्टार्ट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे खड़े, ये आपकी पोजीशन है, यहाँ पे खड़े। ठीक है। क्या दिख रहा है, ये फोर्स दिख रहा है, लेकिन इस फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस 0, मतलब बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी इज 0। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ। ठीक है। अब हम एफ पे आ जाते हैं। देखिए ये एफ पे खड़े, अब इस रिएक्शन की इस पॉइंट से डिस्टेंस 0 मीन्स दिस रिएक्शन गिव्स 0 मोमेंट अबाउट पॉइंट एफ। ठीक है। तो आपको सिर्फ यही फोर्स दिख रहा है, और ये क्या करेगा, देखिए ये बीम, इस पे ये लोड लगाइए, जब इस पे ये लोड एक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये इसको इस तरह से पुश करेगा, मतलब इस शेप में कन्वर्ट करेगा, इस शेप में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब हॉगिंग इफेक्ट देगा। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट एफ इज इक्वल टू -5 × 2। ठीक है। क्लियर। अब आगे चलते हैं और ई पॉइंट पे जाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, ये आपकी न्यू पोजीशन हो गई। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हॉक करेगा 5 का, और ये रिएक्शन सेक करेगी। ठीक है। देखिए ये बीम है, इसने तो हॉक किया, और ये जो रिएक्शन है वी एफ, ये क्या करेगा, ऐसा पुश करिए तो सेक करेगा। ये देखिए ये किसका शेप है, सेक का, मतलब सैगिंग इफेक्ट देगा। ठीक है। तो चलिए ये क्या आया, -5 × 3, और ये क्या करेगा, सेक करेगा, मतलब +22 × 1। क्लियर। इस आपने ई पॉइंट पे देखा, इसने सेक किया मतलब +22 × 1, और इसने हॉक किया मतलब 5 × 3। क्लियर। अब आगे चलते हैं और डी पॉइंट पे आ जाइए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ये आपकी न्यू पोजीशन हो गई। अब देखिए दिस फोर्स गिव्स 0 मोमेंट अबाउट पॉइंट डी। ठीक है। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, डी के जस्ट राइट पे। अब ये यूडेल दिखता है, ये रिएक्शन, और ये पॉइंट लोड। ठीक है। तो ये 5 का क्या करेगा, हॉगिंग इफेक्ट देगा। सो -5 × 2 + 1 + 2 मतलब 5। क्लियर। और ये वी एफ क्या करेगा, दिस गिव्स सैगिंग, मतलब +22 × ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3।
और ये यूडीएल क्या करेगा, यूडीएल हॉक करेगा, ठीक है। ये बीम है, इसके ऊपर यूडीएल प्लेस करिए तो ये क्या करेगा, ऐसा शेप लाएगा, मतलब हॉक करेगा। देखिए हर फोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट देखा करिए कि वो अकेला क्या कर रहा है। तो ये यूडीएल क्या कर रहा है, हॉक कर रहा है, मतलब -2 × 2 ये तो हो गया लोड, इंटू एक्ट क्या करेगा, इसका सेंटर मतलब 1। क्लियर। चलिए अब आगे चलिए और बेंडिंग एट पॉइंट सी की बात करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, ये हमारी न्यू पोजीशन हो गई, ठीक है। अब ये क्या क्या दिख रहा है उसकी बात करते हैं। ये पॉइंट लोड, ये रिएक्शन, ये पॉइंट लोड और ये पूरा यूडीएल। चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये 5 का क्या करेगा, हॉगिंग इफेक्ट देगा, -5 × 4 और ये 5 9, ठीक है। वीएफ क्या करेगा, सेक करेगा, मतलब +22 × 4 और ये 3 7, ठीक है। ये 10 का क्या करेगा, ये हॉक करेगा, मतलब -10 × 4 और ये जो यूडीएल है ये कितने पे एक्ट कर रहा है, 6 मीटर पे। तो और करेगा क्या, हॉक करेगा, मतलब -2 × 6 ये तो हो गया लोड और एक्ट क्या करेगा 3 पे, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी आप कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट पॉइंट बेंडिंग एट पॉइंट ए। तो देखिए जब आप इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा, दिस फोर्स गिव 0 मोमेंट आउट पॉइंट ए, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए तो 0 है। आप चाहें तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर लीजिए। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो देखो ये क्या करेगा, -5 × 12 +22 × 10, ये 10 का क्या करेगा, -10 × 7 -6 × 3 और जो यूडीएल है वो क्या करेगा, हॉक करेगा। सो -2 × 6 ये तो हो गया लोड और एक्ट क्या करेगा, इसका सेंटर, ठीक है। तो इस 6 का सेंटर हो गया 3 और वो 3 मतलब 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई 0। क्लियर। तो बेंडिंग मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं उसकी बात की। अब ये एफ पॉइंट पे जो वैल्यू है ये कितनी है, -10। ई पॉइंट पे जो आया वो कितना आ गया, ये +7 किलोमीटर मीटर, ठीक है। ये 15 और 22 में से माइनस कर दीजिए। चलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट जो डी आया वो कितना आ गया, 37 किलोन्यूटन मीटर और बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी जो आया वो 33 किलोन्यूटन मीटर। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी। क्लियर। अब मुझे पता है कि शियर फोर्स जो था वो इस सी और डी के बीच में 0 हो रहा था और मुझे पता है कि जिस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो अब देखिए मैं 2 तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस तरह से, या तो पहले पॉइंट ऑफ 0 शियर कैलकुलेट करूँ कि शियर फोर्स कहाँ 0 हो रहा था वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना और फिर उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, या मैं डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है सी और डी के बीच में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं और वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। और फिर dm/dx इज इक्वल टू, हम पहले dm/dx कैलकुलेट करेंगे और फिर dm/dx इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे तो मुझे x पता चल जाएगा कि कहाँ पे बेंडिंग की वैल्यू मैक्सिमम है वो पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम मिनिमम जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम क्या करते थे कि इक्वेशन बनाते थे और फिर उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते थे, 0 से इक्वेट करते थे तो आपको वो कंडीशन मिल जाती थी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। वही कंसेप्ट लगा के सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है सी और डी के बीच में है वो सेक्शन तो मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, ये सेक्शन हो गया, इसको मैंने एक्स एक्स सेक्शन बोल दिया और इसके डिस्टेंस यहाँ से बोल दी कि ये एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। हम इस एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ, कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए। अब बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है, इसको मैं mx बोल देता हूँ,
इसको मैंने mx बोल दिया, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये VA क्या करेगा, सेक करेगा, तो प्लस 11 इंटू एक्स, ठीक है। 6 का क्या करेगा, हॉक करेगा, तो माइनस 6 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, x -3, ठीक है। और यूटेल क्या करेगा, वो हॉक करेगा, तो -2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, x -3, तो x -3 लिख लीजिए। और ये एक्ट कहाँ करेगा, x -3/2 पे, मतलब स्क्वायर बाय 2 कर दीजिए। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, 11x - 6x + 18, और यहाँ से क्या आएगा, -x² - 6x + 9, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये -6x और ये +6x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। तो अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, dmx/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस है तो -2x हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया और वो 0 हो गया, मतलब, और इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू आ गया 5.5 मीटर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, इस A से 5.5 मीटर डिस्टेंस पे। मतलब हम 5.5 मीटर डिस्टेंस पे बेंडिंग की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम बेंडिंग की वैल्यू इस 5 मीटर डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट 5 पॉइंट, या बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट 5.5 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये x है, x इज इक्वल टू बोलता हूँ। चलिए अब ये क्या करेगा, सेक करेगा, तो क्या आएगा, +11 इंटू 5.5, ये 6 का क्या करेगा, हॉक करेगा, सो -6 इंटू 3 माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा 2.5, और यूडीएल क्या करेगा, ये भी हॉक करेगा, सो -2 इंटू कितनी डिस्टेंस है, इस 5.5 में से 3 को माइनस करिए, मतलब 2.5, और एक्ट क्या करेगा 2.5/2 पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी +39.25 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो चलिए अब आपके पास में बेंडिंग की सब वैल्यूज हो गई, हम इसको ड्रॉ और कर लेते हैं। तो चलिए बेंडिंग पॉइंट B 0, बेंडिंग पॉइंट बेंडिंग पॉइंट F, बेंडिंग पॉइंट F कितना, -10, तो ये -10 कर दीजिए, ठीक है। ये -10 किलोमीटर मीटर, ठीक है। चलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E, ये कितना है, +7 मीन्स यहाँ कर दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D पॉइंट पे जो बेंडिंग की वैल्यू है वो कितनी है, +37, और +37 है मतलब ये कर्व से ज्वाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 37 मतलब ये मान लीजिए 37, ये कर्व से ज्वाइन होगा, यहाँ तक जो आएगा ये कर्व आएगा, ठीक है। ये वैल्यू है आपकी 7 किलोमीटर मीटर, और ये 37 किलोमीटर मीटर। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं और बेंडिंग पॉइंट C की बात करते हैं। तो C पे कितनी वैल्यू है, 33, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 33 किलो न्यूटन मीटर, और बेंडिंग पॉइंट A जो है वो है 0, ठीक है। अब बेंडिंग एट
एट द पॉइंट ऑफ जीरो शेयर, मतलब जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है वहाँ पे मैंने कहा बेंडिंग की वैल्यू मैक्सिमम है, वो कहाँ पे 5.5 मीटर। तो 5.5 मीटर मतलब यहाँ पे जो बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 39.25। तो इसको कर्व से ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज 39.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो चलिए, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है मैंने आज आपको उसकी बात की। ठीक है, क्लियर। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट मिला, क्योंकि सपोर्ट है ये जो F पॉइंट है, ये F पॉइंट ये है और A पॉइंट ये है, मतलब जो बीम सपोर्टेड है वो A और F पे है। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पे, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, वो इस E और F के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट E है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पे है, E और F के बीच में। मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो चलिए, बेंडिंग की वैल्यू जीरो होती है, साथ साथ साइन भी चेंज करता है बेंडिंग मोमेंट कर्व। ठीक, ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है वो पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ। इस सेक्शन को मैंने बोल दिया ये सेक्शन है YY सेक्शन। ठीक है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से मैंने बोल दी Y। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन YY की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कंसीडर सेक्शन YY एट ए डिस्टेंस Y फ्रॉम पॉइंट P। क्लियर। अब ये आपकी पोजीशन हो गई, यहाँ खड़े हैं। अब देखिए क्या क्या दिख रहा है, ये 5 का है, 5 का क्या करेगा, हॉक करेगा, मतलब -5 इंटू Y। क्लियर। और ये जो VF है, ये VF क्या करेगा, सेक करेगा, मतलब +22 इंटू Y -2। ठीक है, मैंने कहा ये 5 का हॉक किया तो कितना है, -5 इंटू ये डिस्टेंस Y, और इसने सेक किया तो +22 इंटू ये डिस्टेंस, ये टोटल Y है, ये 2 माइनस कर दीजिए तो ये डिस्टेंस कितनी आई, Y -2। इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए क्योंकि बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन पे 0 है। क्लियर। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये है -5Y +22Y -44 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो Y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, Y की वैल्यू मिलेगी, और Y इज इक्वल टू जो मिलेगा, Y इज इक्वल टू आया आपके पास में 2.59 मीटर। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2.59 मीटर फ्रॉम पॉइंट B। इस B पॉइंट से 2.59 डिस्टेंस पे होगा। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस तरह से निकाला, समझ में आया यहाँ तक। क्लियर। अब बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 7th पार्ट में, हम शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए आज आपने क्या किया, शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना था तो आपने शियर फोर्स डायग्राम से पहले लोडिंग डायग्राम बनाया और लोडिंग डायग्राम से बेंडिंग डायग्राम बनाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग डायग्राम डायरेक्टली कैसे बनाया जाता है इसकी बात करेंगे। थैंक यू।